नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड की ओर से तैयार की गई मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही इस दौरान माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का भी औपचारिक विमोचन किया गया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक राज्य और केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर सरल भाषा में उपलब्ध कराती है। देखिए, ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले जरूरतमंद हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और जो अंत्योदय का हमारा सिद्धांत है वो सचमुच धरातल पर उतरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उत्तराखंड में बढ़ती वन्य जीव घटनाओं से चिंता का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा घटनाओं वाले पौड़ी गढ़वाल में अधिकारियों की टीम ने हाल ही में दौरा करके हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने संबंधित क्षेत्रों में बैठक कर सभी अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनहानि से बचा जा सके। ये हाल तो नहीं हुआ ना भाग रहा है ये नहीं। देखिए, बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देखकर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो उसके समूचे प्रबंध करें। सर, ये हाल तो नहीं हुआ ना भाग रहा है ये मसूली से को लगी। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कोटद्वार में उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से अनुसूचित जाति के लिए 50 दिवसीय रिंगाल क्राफ्ट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने किया। तो वहीं अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। मना रहा है भारत, और बहुत शुरू से ही आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकल के लिए वोकल होने की बात कहते हैं, और महिलाओं को किस तरह से हम लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र करें, सशक्त करें, मजबूत करें, उस पर बहुत जोर भारत सरकार का रहता है। तो उसके तहत यहाँ पर एक 50 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारी 20 बहनें जो हैं वो ट्रेनिंग लेंगी किस तरह से रिंगाल के माध्यम से चीजें बन सकती हैं, चाहे वो ट्रे हो, लैंप हो, मंदिर हो, ऐसी अनेक चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी अगले 50 दिन में। बिजनेस मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन करेंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में चंडीगढ़ के पीजीआई-एमईआर की तर्ज पर एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और 16वें वित्त आयोग से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
जानने की पीजीआई चंडीगढ़ ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को तैयार करता है। तो फिर हमने उस पर बातचीत करनी शुरू करी और उस पर अच्छे खासा रिसर्च हुआ। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तराखंड सरकार का, उसने उस पर कार्य किया, पता लगाया किस तरह से हो सकता है, उसका क्या एस्टिमेट होता है, और फिर एक एस्टिमेट बनाया गया और ये निर्णय हुआ कि पीजीआई कोटद्वार जो है वो हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हमारा 16वां वित्त होगा उससे हम लोगों को ये दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को स्वीकृति दी है। इसके तहत छोटे मोटे अपराधों में कारावास की सजा खत्म कर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि भी की गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था और नागरिक कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उसके नीचे जो खेत आते हैं उसको मुआवजा देते हैं हम लोग, तो उस मुआवजा में हमने बढ़ोतरी किया है और ये बढ़ोतरी भारत सरकार ने अपना नवीनतम गाइडलाइन जारी किया है। पिछली बार भी हमारा जो मुआवजा का निर्धारण था वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है उसी को अडॉप्ट किया था। 2015 में एक बार भारत सरकार ने दिया था, तो उसको 2016 में हमने अडॉप्ट किया था। अभी 2024 में नए गाइडलाइंस आए हैं इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स के कंस्ट्रक्शन में मुआवजा को लेकर के, तो उसी को आज कैबिनेट में बिल्कुल के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया था। उसके तहत जो आपके टावर बनते हैं, टावर के जो चारों कोने के नीचे जो एरिया पड़ता है और वो एरिया प्लस उसके 1 मीटर की परिधि वाली एरिया, क्योंकि वहां पर भी खेती संभव नहीं है, वहां पर पहले के हिसाब से 85% ऑफ सर्किल रेट था, तो उसको बढ़ा करके 200% ऑफ सर्किल रेट का 2 गुना कर दिया गया है। देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2026 से पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये कदम प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और लोगों को सुविधा देने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग सिस्टम को भी ऑनलाइन किया जाएगा। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने दे थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और यदि वो उस योग्यता में असमर्थ था तो फिर हम उसका विज्ञापन निकालते हुए जिस किसी को भी वो उसके लिए अहर हो उसको दिया जाए। तो इस प्रकार के निर्देश भी आज दिए हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज राशन डीलर से लेकर राइस मिलर से लेकर कच्चे आढ़तियों से लेकर डीएसओ से लेकर सभी से वार्ता काफी कारगर हुई है। मुझे लगता है इस बैठक के बाद में जो दिशा निर्देश आज निर्गत किए हैं निश्चित रूप से राशन डीलरों के हित में भी होंगे और विभागीय सिस्टम को सुधारने के दृष्टिगत भी अहम भूमिका निभाएंगे। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए रणनीतियां तेज कर दी हैं। पार्टी संगठन और सरकार जल्द ही समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करने जा रहा है, जिसमें योजनाओं का लाभ बूथ स्तर तक पहुंच रहा है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब तक की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का स्टेटस चेक किया जाएगा और जहां कमी पाई जाएगी वहां तेजी से सुधार किया जाएगा। तो बीजेपी विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि संगठन और सरकार चुनावी मोड में आ चुके हैं और जीत की हैट्रिक बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं। स्वाभाविक बात है, चुनावी वर्ष चल रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव हो जाने हैं तो 27 को हम गिन नहीं सकते, तो 26 से चुनावी वर्ष चल रहा है।
तो सरकार की योजनाएं जिलों तक जा रही की समीक्षा होना, संगठन में सरकार का तालमेल होना, कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक उत्साह का सृजन होना, कार्यकर्ताओं का अभी तक के कामकाज की समीक्षा होना, क्योंकि मेरा एक संगठन ऐसा है कि प्रतिदिन चुनाव लड़ता है। हमारा ग्रास रूट एक संगठन है, हमारे अपने एक नेटवर्क है, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार उसको भी चाक चौबंद करना, उसकी समीक्षा करना, कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करना, और पूरी पार्टी और सरकार दोनों मिलकर चुनाव में लगे और इस बार हम उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार की हैट्रिक बना पाए, ये मूल उद्देश्य, इस उद्देश्य से हम लोग आगे निकलेंगे और काम करेंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ दिनों पहले रावत द्वारा सिख समाज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि रावत ने पोंटा साहिब में माथा टेक कर पश्चाताप किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे राजनीतिक दिखावा बताया। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि गलती देहरादून में हुई, माफी भी यही मांगनी चाहिए थी। कौन लगाता है, तो हास्यपद चीजें हैं। आप वो हमने भी देखा उसे सोशल मीडिया पे कल, तो कल वहां सिख समुदाय के नौजवान बैठे यही तो कह रहे थे कि भाई आपने गलती यहां देहरादून में करी, राजधानी में करी, और यहां की संगत से माफी मांगने की जगह आप बाहर जाके उसे राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। तो आप यहां आइए, अपने घर के सामने आइए, आकर माफी मांगिए, आप उसकी अपनी गलती का एहसास कीजिए, उसके बाद बात खत्म हो गई। तो ये अगर कांग्रेस के सभी नेता, किसी ने 1984 के कत्लेआम के लिए माफी मांगी, जाकर जोड़े साफ करने की सेवा करी, गुरुद्वारों में जाकर कहीं ना कहीं लंगर की सेवा करी, किसी ने नहीं करी। 1984 के कत्लेआम और 1984 से पहले साधु संतों के ऊपर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। आप पुराना दौर कांग्रेस का याद कीजिए, किसी कांग्रेस के नेता ने पश्चाताप नहीं किया। अब जब चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। जसपुर की अब्दुल आजाद पार्क कॉलोनी में रास्ता बंद और जल निकासी की समस्या को लेकर कॉलोनी के महिलाओं और पुरुषों ने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के कार्यालय का घेराव किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा रास्ता बंद किए जाने से जल निकासी प्रभावित हो रही है। पूर्व विधायक ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह को मौके पर बुलाकर समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नाला और रास्ते की स्थिति बनाए रखना जरूरी है और कॉलोनी में अब्दुल आजाद पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य से जल भराव की समस्या कम होगी। तरह की समस्याएं हैं। एक तो उनका जो पानी का निकास है, वहाँ पहले एक पार्क जो जीर्ण स्थिति में था, तो वहाँ जो ओवरफ्लो पानी का जितना भी होता था उस पार्क में चला जाता था, वहां पर पानी जो है जमीन में समा जाता था, तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं किया। वो उसका पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसका लेवल ऊपर हो गया, तो जो रूटीन का पानी निकलता था आगे नाले में, वो कुछ ढाल कम होने की वजह से वहां रुक गया है। तो एक तो उसके लिए वहां पर सर्वे कराकर किस तरह से वो समस्या हल हो सकती है, अभी हमारे अधिशासी अधिकारी से बात हुई है, तो उन्होंने सर्वे करेंगे और इसकी एक वहां का प्लान बनाएंगे। दूसरी समस्या जो आ रही थी कि वहां से एक नाला जो मुख्य वहां का निकास नाला है, वो उसको कुछ अवरोध, कुछ लोग वहां पर जो कॉलोनी बना रहे हैं वहां ऐसा प्रयास कर रहे हैं और उसके दोनों तरफ कॉलोनी काटकर, तो उसकी सफाई में व्यवधान पड़ जाएगा। जब भी चौक होगा नाला, उल्ली तरफ से इडली तरफ की बात कर रहे हैं, मतलब वो माँ का तो उखाड़ दिया, सिर्फ उखाड़ रहा है उल्ली वाले को। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई पर्वतीय क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं। वन विभाग स्थिति पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में तेज से इजाफा हुआ है और इस समय सबसे अधिक चिंता भालुओं के बढ़ते मूवमेंट को लेकर है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर इस मौसम में भालू सो जाते हैं।
भाग ही नहीं रहा है। देखिए, लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जब जिस गांव में देखिए उनकी मौत होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, पर आम आदमी को सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर भी है। क्या आपने देखा कि 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख रुपए करने का काम। घायलों के लिए पहले एक मुआवजे का प्राविधान था, सरकार ने निर्णय लिया कि पूरा इलाज कराने का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो उसकी गुफाएं थी उनका मॉइस्चर लेवल बढ़ने से बालू सो नहीं पाया, और उस न सोने से झुंझलाहट में फिर जो भी 4 महीने वो हाइपरटेंशन में रहता था, वो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब वो जब सो नहीं पा रहा है, वो खाने के लिए ढूंढ रहा है, जंगलों में उसको खाना नहीं मिल रहा, तो वो आबादी की तरफ जाकर के कहीं न कहीं सब मानव वन्यजीव संकट पड़ रहा है। तो इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से ये इतना बड़ा भारी प्रकृति में बदलाव आया है, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आज पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, उसमें भी कहीं न कहीं सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वन्य जीव के आचरण में भी परिवर्तन आया है। तो इस बात से फॉरेस्ट्री आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो ऐसे। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हल्दूचौड़ स्थित बच्ची धर्मा, दुमका बंगर, गोपीपुरम गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक है। हाथी जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही इस दौरान हाथी लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त करने में लगे हैं, जिस पर ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों से निजात दिलाने की मांग करते हुए उनके नुकसान की भरपाई की भी मांग की। तो वहीं मौके पर पहुंचे कनिष्ठ उप प्रमुख कमल भंडारी ने किसान गिरीश चंद्र जोशी सहित अन्य किसानों के हुए नुकसान का जायजा लिया। जानकारी मिली कि रात हाथी आए। हाथी तो वैसे देखा जाए तो लगातार इस क्षेत्र में आ ही रहे हैं, जैसे कि उनका एक घर हो गया, जैसे मरमर कर रहे हैं, और इसके लिए वन विभाग पूरी नींद की गहरी नींद में सोया हुआ है, और कई बार अवगत करा दिया मैंने उनको। और आज सुबह जैसे मेरे को पता चला, मैंने डीएफओ साहब को फोन किया, रेंजर साहब को फोन किया, लेकिन वो आज किसी काम में व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल आके हम इसका आकलन करेंगे, और आकलन करके जो किसान का नुकसान हुआ है उसको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। मैंने वन अधिकारियों से जब बात की थी, मैंने कहा बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया मैंने, और तो आज की तारीख में उनका फेंसिंग, सोलर फेंसिंग की जो है उसकी खुदाई और उसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फेंसिंग से भी काम नहीं चलेगा, जब तक हाथियों का पूरे तरीके से समाधान तभी हो सकता है कि उनको कोई व्यवस्था जंगल के अंदर ऐसी कर दी जाए कि वो गांव का रुख ना करे। कब से बनी समस्या है? समस्या तो वैसे दिक्कत कई वर्षों से है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा समस्या ये एक महीने से लगभग जो हाथियों का देखिए रुख है इधर को कुछ ज्यादा है। लालकुआं सरकार की ओर से पानी को अधिक सुरक्षित करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए जल संचयन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड 1 में पिछले 1 सप्ताह से टूटी पाइपलाइन से हर रोज हजारों लीटर पानी नाली और सड़कों में बहकर बर्बाद हो रहा है। तो वहीं इस गंभीर समस्या पर न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है और न ही जल विभाग का। तो वहीं दोनों ही ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लगभग 1 साल से ये लोग जगह पूरे वार्डों में रोडें खोद दी हैं, और इंटर कॉलेज भी इसी रोड में है, बच्चे वहां जाते हैं, जीजीआईसी भी इसी रोड में है, लगातार बच्चे गिरते हैं और चोटिल हो रहे हैं। हम कितने बार के लिए आंदोलन करते हैं, मगर विभाग छेड़ने को तैयार नहीं है, अपने कानों में वो सुई डाल के बैठा हुआ है। हम लोग कितने बार आंदोलन भी कर चुके हैं, मगर कोई उनको सुना ही नहीं है। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है। आजकल बच्चों के स्कूल का टाइम है, सुबह पानी नहीं आ रहा है, आजकल 8-9 बजे का पानी आ रहा है लगातार। कभी वाल लीक हो गया, कभी कुछ लीक हो गया, पता नहीं कैसे नई लाइन डाल रहे हैं। इतना पैसा कब आ रहा है तुम्हारे पास वर्ल्ड बैंक का, हर चीज का आ रहा है, तो उसके बाद भी क्यों खराब है? न कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें, लगातार भ्रष्टाचार के कारण ये पूरा पाइप लीकेज भी हो रहा है। जबकि पहले 1 पानी की टंकी थी पूरे लालकुआं में, उसके बाद भी सुबह 4 बजे पानी आता, 3 टाइम पानी आता। अब लालकुआं 5 पानी की टंकी हुई, उसके बाद भी पेयजल स्थिति बहुत ही बुरी है। यहाँ पर पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आंकड़ से डूबा हुआ है, सरकार भी भ्रष्टाचार में आंकड़ से डूबी हुई है। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे वन्य जीव हमलों को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों को अलर्ट किया गया है।
इसी क्रम में अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने वन विभाग और अन्य संबंधित लाइन विभागों के साथ बैठक की। डीएम अंशुल सिंह ने वन्यजीव संघर्ष रोकने के प्रभावी उपाय अपनाने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 12 तेंदुओं को पिंजरे में पकड़कर लोगों को राहत दी गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की जो समस्या है उसी के लिए आज हमने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक करी है, जिसमें समस्त संबंधित विभाग प्रतिभाग किए हैं। आज बड़े क्लियर शब्दों में लोगों को बताया गया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए सबको आगे आना है, सबको अपना अपना सहयोग देना है। और जैसा आपने बोला कि जो लेपर्ड्स की काउंटिंग की जो बात चल रही है, तो अभी टाइगर सेंसस हो रहा है, उसके साथ हम लेपर्ड की काउंटिंग भी करते हैं। लेकिन चूंकि टाइगर की जो एरिया है अभी हमारा मोहान रेंज है, उधर ही करते हैं, तो आगे के दिनों में प्रयास ये रहेगा कि अन्य क्षेत्रों में भी हम लेपर्ड की काउंटिंग के बारे में प्रयास करें। पिछले 2 साल की बात करें तो हमने 12 वैसे लेपर्ड्स को पकड़े हैं, जो बहुत अन्य क्षेत्रों से लोगों का शिकायत आता था कि ये दिख रहा है या हमें परेशान कर रहा है, तो हम उच्च स्तर से अनुमति लेकर हम पकड़ते हैं। इसमें वन विभाग काफी प्रोएक्टिव है। पुलिस और पंचायती राज, ये अगर 4 डिपार्टमेंट मिलकर काम करें तब उसका और जनसावधि का मनसा देवी रेलवे फाटक पर पैदल चल रही एक महिला को बस ने चपेट में लेकर कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस ने बस को सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।